टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि शायद नेक्स्ट एसआरएफ हो सकती है। फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। इसका कंपनी का बिजनेस समझेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, पीयर कंपैरिजंस देखेंगे और मैनेजमेंट का क्या प्लान है, क्या नए बिजनेस आ रहे हैं, क्या बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो रही है, क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ अच्छे खासे गेन्स देखने को मिल सकते हैं क्या, लॉन्ग टर्म में क्या ये मल्टीबैगर साबित हो सकता है क्या, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे और यहाँ पे हमारा ओपिनियन शेयर करेंगे और टारगेट प्राइस बताएंगे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए, और अगर आपको मैं आज एक इंडिया का सबसे पहले ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड बताता हूँ। यहाँ पे सभी तरह की खबरें अगर आप देखोगे, टाटा मोटर्स से लेके कोई भी यहाँ पे खबर हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रिजल्ट्स हो या कॉन कॉल्स हो, सारी चीज़ें या फिर ब्रोकरेज रिपोर्ट हो, सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है और यहाँ पे नहीं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आप बाजार में नए हैं और सभी तरह की अपडेट से यहाँ पे अपडेट रहना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, कल का एक अपडेट देना चाहूँगा। यहाँ पे लॉरस लैब्स और दीपक नाइट्रेट हम लोग ने शेयर किया था हमारा वीडियो, और अगर आप देखोगे जिसमें से दीपक नाइट्रेट आज 10% अप था और लॉरस लैब्स आज 4% अप है। चलिए, ये तो हो चुका है। अब यहाँ पे अगला बताइए तो मैं आपको बता सकता हूँ, मंडे को आप नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ देख लीजिएगा, उसका वीडियो भी आज या फिर कल में आ जाएगा। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ वी आर वेरी वेरी बुलिश और हो सकता है जो हमारा टारगेट 2000 रुपये का है वो शायद मंडे को यहाँ पे हिट हो जाए। चलिए, बात करेंगे फिनोटेक्स केमिकल की। चलिए, फिनोटेक्स केमिकल बेसिकली यहाँ पे 3-4 डिवीजन के अंदर काम करती है। जैसे कि ये केमिकल कंपनी है तो ये कुछ ना कुछ काम करती होगी। टेक्सटाइल स्पेशलिटीज़ इनका मेन बिजनेस है, फिर ड्रिलिंग स्पेशलिटीज़ का काम है और अदर स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। इनमें से ये वाला जो बिजनेस है सबसे मेन है अगर आप देखोगे, टेक्सटाइल स्पेशलिटीज़। और यही वाले बिजनेस के अंदर एसआरएफ, जो कि आप जानोगे एसआरएफ इंडिया की वन ऑफ द सबसे बड़ी केमिकल कंपनीज में से एक है, तो वो उसके अंदर लीडर है और ये वाली कंपनी भी यहाँ पे बहुत टाइम से है। फिर ड्रिलिंग स्पेशलिटीज़ का इनका बिजनेस है और ड्रिलिंग स्पेशलिटीज़ में आई डोंट नो एनी कोई प्लेयर है क्या बड़ा। उसके बाद अदर स्पेशलिटीज़ का बिजनेस है जो कि इतना नहीं चलता है। होम एंड हाइजीन वाला जो बिजनेस है ये कंपनी ने नया नया लॉन्च किया है और इसके लिए यहाँ पे कुछ नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स वगैरह भी हुई है। सबसे पहले अगर आप देखोगे, ये कंपनी Q1 रिजल्ट्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप ग्रोथ देखते हो, रेवेन्यू के अंदर 108% की ग्रोथ है वाई बेसिस पे, 138% ईबिटा की ग्रोथ, पैट की ग्रोथ यहाँ पे 18% रही है। पैट मार्जिन 15.3, ईबिटा मार्जिन 15.5, ग्रॉस मार्जिन 34.7%। अगर आप मुझसे पूछते हो कोई बड़ी कंपनी से इसका ईबिटा मार्जिन कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे ईबिटा मार्जिन कम है। देखिए, टेक्सटाइल के अंदर क्या होता है कि इतने ज़्यादा मार्जिन नहीं होते हैं। टेक्सटाइल केमिकल बहुत सारी कंपनीज करती है बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर इतना मार्जिन नहीं है, ठीक है। और टेक्सटाइल केमिकल्स बनाना भी इतना ज़्यादा टफ नहीं होता जितना अगर आप देखोगे विनाती ऑर्गेनिक्स या फिर दीपक नाइट्राइट की कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, ठीक है, वैसा नहीं है ये। अच्छा, इनका रेवेन्यू 632 मिलियन का है, इबेटा 98 का रहा है और वहीं पे नेट प्रॉफिट 96 मिलियन का रहा है। सो लगभग अगर आप देखोगे इबेटा और नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम है, तो पक्की सी बात है कि यहाँ पे डेप्थ वगैरह बहुत कम रहेगी। चलिए, यहाँ पे सुरेंद्र कुमार टिब्रेवाला है जो कंपनी के चेयरमैन और एमडी है, उनका क्या कहना है देख लेते हैं। चलिए, उनने जो कमेंट किया है वो बहुत ही नैरेटिव कमेंट है। एक कमेंट ये है कि सस्मेरा, जो कि एक बेसिकली उसके साथ इन लोग ने R&D कोलैबोरेशन किया है, जो कि एक है ना इंस्टीट्यूट है टेक्सटाइल का, और यहाँ पे हेल्थ गार्ड के साथ यहाँ पे कंपनी ने, हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, उसके साथ एक यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, उसके बारे में बात करेंगे। 2 मेन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करिए। नए CEO आए हैं, अरिंदम चौधरी करके हैं, तो वो आए हैं। और अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रुप यहाँ पे अलग अलग तरह के बिजनेस में फोकस कर रहा है, तो नए फोकस क्या है वो भी अपन जान लेंगे। चलिए, अपकमिंग फैसिलिटी, अंबरनाथ में इनकी एक अपकमिंग फैसिलिटी आने वाली है। अगर आप देखोगे इनकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी तो नवी मुंबई के अंदर है, एक यहाँ पे अंबरनाथ में अब ये नई फैसिलिटी लेके आ रहे हैं। इसके अंदर ये क्या है, 4 एकड़ का लैंड है, लगभग 270 मिलियन है, जिसमें से 200 मिलियन यहाँ पे इन्हें अभी तक डिप्लॉय कर दिया है। और वहीं पे ये जो प्लांट है ये सितंबर 2021 से चालू हो जाएगा। तो उसके बाद से अगर आप देखोगे, मतलब आने वाला जो Q1 होगा, नेक्स्ट Q1 होगा, तो उसमें आपको इसका एक अर्निंग का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस क्या है, वो वाले जो एरिया के अंदर बहुत सारी टेक्सटाइल केमिकल कंपनीज है और वहीं पे होम केयर और हाइजीन और ड्रिलिंग स्पेशलिटीज बिजनेस बहुत ज़्यादा है। अगर अपन देखेंगे तो ट्राइडेंट है जो कि है ना, वो भी टेक्सटाइल कंपनी है, वो भी वहीं से है, मुंबई से ही है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे हाईएस्ट स्टैंडर्ड है और यहाँ पे पोर्ट्स जो है, मतलब अंबरनाथ से यहाँ पे जो पोर्ट है अपना मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट JNPT, वो बहुत पास पड़ता है, तो वो ओवरऑल आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह में काम आएगा। हेल्थ गार्ड के साथ इन लोग ने एक जॉइंट वेंचर किया है
मतलब जॉइंट वेंचर यहाँ पे हेल्थ गार्ड के साथ बनाया है, जिसके अंदर ये ग्लोबल मार्केटिंग सेल्स चैनल बन गए हैं उस कंपनी के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपने हेल्थ गार्ड यहाँ पे इनको हेल्प करेगा, और यहाँ पे जो हेल्थ गार्ड के कुछ प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पे फिनोटेक्स केमिकल यहाँ पे मार्केटिंग करेगा। उसके बाद ये कंपनी के अंदर दोनों सिनर्जी वगैरह ये डेवलप होंगे और उनको केमिकल सॉल्यूशंस वगैरह भी देंगे। अच्छा, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो ये हेल्थ गार्ड के लिए ऑफर करने वाले हैं वो है टेक्सटाइल, डिटर्जेंट, लेदर एंड अलाइड सर्विसेज, ठीक है, अलाइड इंडस्ट्रीज के अंदर। सस्मिरा के साथ क्या होगा, सस्मिरा बेसिकली एक वन ऑफ द टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर यहाँ पे ये लोग क्या करने वाले हैं, ये इनोवेशन और यहाँ पे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने वाले हैं, नए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस और नए केमिकल्स यहाँ पे लेके आएंगे जो कि वाटर, टाइम और एनर्जी को यहाँ पे रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। वहीं पे ये काम करेंगे टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर, वो भी अपन समझेंगे टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स को और वो बाकी सब इंटर्नशिप और एजुकेशन का काम करेंगे। तो बेसिकली ये नए केमिकल्स का एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने सस्मेरा के साथ काम किया है। अच्छा, वहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे फिनेंशियल परफॉर्मेंस जो कंपनी ने डाली है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, एबिटा मार्जिन वगैरह। बिजनेस मॉडल क्या है, देखो मैंने आपको बता दिया था, प्री ट्रीटमेंट टू फिनिशिंग। देखो एक टेक्सटाइल के अंदर बहुत बड़ी वैल्यू चेन होती है, उसके सारी वैल्यू चेन के सब पार्ट्स में ये लोग काम करते हैं, प्री ट्रीटमेंट से लेकर फिनिशिंग। इनकी जो टॉप 10 कस्टमर है 33% रेवेन्यू यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और इनके जो 10 प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे 18% करते हैं। बायोटेक्स मलेशिया यहाँ पे इनका जो स्पेयर हेड्स है द R&D सॉल्यूशन, वहीं पे इनके लिए ये सब काम करती है, जो कि अगर आप देखोगे R&D वाला। अच्छा, उसके बाद जॉइंट वेंचर हेल्थ गार्ड के साथ किया है, सीईओ को नया अपॉइंट किया गया है। क्रिसिल की जो क्रेडिट रेटिंग है A- की है, मतलब स्टेबल क्रेडिट रेटिंग है। वहीं पे अगर आप देखोगे अंबरनाथ की जो मैंने फैसिलिटी बताई 36,000 MT की यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ ये लोग चालू करने वाले हैं। अच्छा, Q1 FY22 की अगर आप परफॉर्मेंस देखते हो ग्राफिकल फॉर्मेट में, तो आपको यहाँ पे डबल डिजिट की ग्रोथ नजर आएगी, कुछ यहाँ पे ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ भी है रेवेन्यू फ्रंट पे, बट यहाँ पे पैट पे यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे मेरे को कम लग रही है, बट यहाँ पे ठीक ठाक है। चलिए, तो एक चीज़ यहाँ पे जो कंसर्निंग होती जा रही है वो है ग्रॉस प्रॉफिट एबिटा मार्जिन। यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रॉस प्रॉफिट जो मार्जिन है इनका वो थोड़ा कम होता हुआ जा रहा है, उस पर प्रेशर बन रहा है, और उसी के कारण यहाँ पे एबिटा मार्जिन पे भी प्रेशर बन रहा है, और यहाँ पे एबिट मार्जिन पे भी प्रेशर बन रहा है, पैट मार्जिन पे भी बन रहा है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो ग्रोथ हासिल करी है, 11% की रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ थी, उससे ज़्यादा 18% की एबिटा पे थी, फिर 154 लगभग है ना 211% की इनकी पैट के अंदर ग्रोथ थी, और वहीं पे उस इतनी शानदार ग्रोथ के बाद अब कंपनी ने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ पुट ऑन करी है। अच्छा, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत दिमाग लगाए अपन, जहाँ पहले 300 मिलियन का रेवेन्यू हुआ करता था, अब 632 मिलियन का हुआ है। सो आप अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लगभग आप देखोगे 2000 से 2500 के बीच में इनका इस बार का रेवेन्यू आएगा। और मेरे को ये लगता है कि ये तो Q1 का रेवेन्यू था, जहाँ पे कंपनी ने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम में आ गई थी। ठीक है, अगर अपन देखेंगे इंडिया में Q1 में FY22 में भी वापस सेकेंड वेव आ गई थी, तो उसका इम्पैक्ट है। आने वाले टाइम में तो अभी बहुत बूम हो रहा है, और एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, टेक्सटाइल के अंदर अभी वापस से बूम आ गया है। अगर आप देखोगे तो हम लोग ने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था कि यहाँ पे अभी यूरोप ने पाकिस्तान पे कुछ बैन वैन लगाया है, तो वो जो एक्सपोर्ट वगैरह बिजनेस है वो यहाँ पे थोड़ा इंपैक्ट हो जाएगा। और अभी इंडिया का जो मेन मार्केट था एक्सपोर्ट का वो यूएस था, और अब यूरोप भी एक नया खुल गया है, और इसलिए अगर आप देखोगे सभी टेक्सटाइल कंपनीज के शेयर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे वो भाग रहे हैं, तो पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यहाँ पे एक अप मूवमेंट देखने को मिल रहा है। चलिए, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या क्या है, देखो एक तो जो सिनर्जीज है बायोटेक्स के साथ करने वाले हैं, फिर यहाँ पे अगर आप देखो ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट जो कि अंबरनाथ में हो रहा है, नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया था मैंने, होम केयर और हाइजीन के अंदर ये लोग नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। बेसिकली वो आप समझ गए कि जो डिटर्जेंट वगैरह जो होते हैं ना वो लेके आने वाले, ठीक है। वहीं पे ड्रिलिंग स्पेशलिटीज़ के अंदर ये लोग कंटिन्यू फोकस रखेंगे, और यहाँ पे कोर स्पेशलिटीज़ जो टेक्सटाइल के अंदर है वो भी रखेंगे। अच्छा, इन हाउस डेवलपमेंट वगैरह करेंगे, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने में काम करेंगे। अच्छा, वहीं पे कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे जो उनका नेट डेब्ट न्यूट्रल का ही टारगेट है, कैपिटल स्ट्रक्चर टारगेटेड टू बी नेट डेब्ट न्यूट्रल, ठीक है। तो नेट डेब्ट यहाँ पे 0 रखने का इनका टारगेट है, एंड कंपनी जितने भी एक्सपेंशन कर रही है आई थिंक मेरे हिसाब से ये इंटरनल अक्रूवल से ही किए जा रहे हैं। बिजनेस मॉडल आप देख सकते हो, ये बेसिकली बायोटेक्स वाली जो कंपनी है उसके साथ यहाँ पे कैसा कैसा यहाँ पे इनका सिनर्जी चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फिनोटेक्स यहाँ पे 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स का काम करती है, बायोटेक्स 50 से ज़्यादा का करती है। इनका भी टेक्सटाइल एप्लीकेशंस का ही काम है, इनका भी टेक्सटाइल में ही काम है। ओवरऑल ये एक और बिजनेस करती है, मॉस्किटो लाइफ साइकिल कंट्रोलर का काम करती है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखेंगे इनका जो बिजनेस सेगमेंट है वो और इनका जो बिजनेस सेगमेंट है बिल्कुल लगभग सेम है। तो ये बेसिकली कंपनी ने बताया कि सिनर्जी जो मॉडल है वो यहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा, एग्जिस्टिंग यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है इनकी एक मलेशिया में है जो जेवी के साथ है, जो ये अपना बायोटेक्स वाली कंपनी के
साथ होता है। और जो नवी मुंबई में मैंने आपको बताया था 36,500 मेट्रिक टन की है, इसका करंट यूटिलाइजेशन अभी भी 56% ही है, जो कि मेरे को यहाँ पे एक कंसर्न लग रहा है। अपने को आने वाले टाइम में अभी ये ट्रैक करना रहेगा कि कंपनी का यूटिलाइजेशन बढ़ना चाहिए। एटलीस्ट व्हाट इज द गुड यूटिलाइजेशन, तो 70-75% तो होना ही चाहिए। दीपक नाइट्राइट की अगर आप देखोगे फिनोलेक्स 115% यूटिलाइजेशन पे चलती है, और जनरली एक नॉर्मल कंपनी 90% पे चलती है। अगर कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्लांट का यहाँ पे यूटिलाइजेशन 100% के लगभग होना चाहिए, बट वो यहाँ पे नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हो रही है। बाकी अगर आप देखोगे जो मलेशिया वाली प्लांट है वहाँ पे भी लगभग जो यूटिलाइजेशन है 70% है, और पीक यूटिलाइजेशन से थोड़ा ही कम है। सो ओवरऑल यहाँ पे चीज़ें सिंपल है, मतलब यूटिलाइजेशन को लेके मलेशिया में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रोथ डिवीजन और डाइवर्सिफिकेशन का काम है वो क्या क्या है, देखो। एक तो मॉस्किटो लाइफ साइकिल कंट्रोलर प्रोडक्ट पे कंपनी काम करेगी, वो जो कि बायोटेक्स के अंदर साथ में डेवलपमेंट में, और इको फ्रेंडली यहाँ पे अगर तरह तरह की टेक्नोलॉजीज लाएंगी। और वहीं पे कंपनी ने ये जो अदर स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है जो यहाँ पे बायोटेक्स के साथ किया जाएगा। फिर यहाँ पे ऑयल एंड गैस के अंदर कस्टमाइज सॉल्यूशंस बना रही है, जो कि इनका आने वाला प्लान है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे तरह तरह के अदर प्रोडक्ट्स ऑफरिंग करेंगी उन कंपनीज को। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे जो ड्रिलिंग और ऑयल एंड गैस में ONGC, रिलायंस वगैरह जो कंपनीज होती है उनका काम होता है। अच्छा, और ये जो इंडस्ट्री है ये पूरी की पूरी कंसोलिडेटेड है, कुछ 4-5 ही प्लेयर्स है अगर आप देखोगे ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर जो पूरे इसको चलाते हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे होम केयर एंड हाइजीन के अंदर ये लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली इनका ये मलेशिया से ये लोग चालू करेंगे, और हाउस कीपिंग, किचन केयर, डिसइंफेक्टेंट्स और यहाँ पे पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन के अंदर ये लोग सॉल्यूशंस लेके आने वाले। और कोविड-19 के कारण इसका जो मार्केट है ऑब्वियसली बढ़ गया है। अच्छा, इनका जो प्लांट है वो मलेशिया के जो फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पे अप्रूव हो गया है। तो ये कंपनी के कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, क्लीन जेट और फिनोकॉन, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलते हैं, और मॉस्किटो लाइफ साइकिल कंट्रोलर जो कि कंपनी बोल रही है डेवलपमेंट में है। फिर होम केयर एंड हाइजीन डिवीजन के अंदर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताई गई है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इनकी जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स है, टोटल 15 डिस्ट्रीब्यूटर्स है मार्च के अंदर, और 8 टेक्निकल एसोसिएट्स है। और यहाँ पे जो कंपनी का ये अवेलेबिलिटी है ये भी ईस्ट और वेस्ट के अंदर है। सो ये कंपनी के ओवरऑल आप देखोगे तो फ्लोर क्लीनर वगैरह वगैरह, डोर डाइजर, कारपेट और ये सब क्लीनर वगैरह जो होते हैं ना, ये है। बट इसमें एक चीज़ यहाँ पे अपने को देखनी रहेगी, इनकी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। बिकॉज अगर आपको यहाँ पे डिटर्जेंट या निरमा विरमा जैसे आप देखते हो सर्फ एक्सेल वगैरह, उनके ऐड कितने ज़्यादा आते हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट आज बिक पा रहा है। और निरमा को बीट करना इज़ वेरी वेरी, मतलब बहुत है ना, वो स्टेब्लिश प्लेयर्स है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पे अपने को फोकस रखना पड़ेगा। कंपनी एडवर्टाइजिंग कुछ कर रही है क्या, बिकॉज अगर आप ये कंपनी को नहीं पढ़ रहे हो तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा फिनोटेक्स का यहाँ पे कुछ फ्लोर क्लीनर भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को वो जो एक की फैक्टर है वो अपने को हमेशा देखना रहेगा। ये पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ओवरव्यू है, ये कैसे कैसे काम करता है, और इनकी जो की कस्टमर्स है वो यहाँ पे कंपनी ने बताया है। रेमंड से लेके अगर आप देखोगे वर्धमान टेक्सटाइल्स, वेल्सपन होम टेक्सटाइल्स, तो और यहीं पे अगर आप देखोगे नार का भी अगर पॉलीफिल्म्स का बिजनेस है, और फिर ये सब कंपनीज यहाँ पे इनके कस्टमर्स में आती है। तो ये कंपनी ने पूरा स्टेप बताया कैसे कैसे होता है, और ये सभी के लिए ये लोग काम करके रखती है, और क्या क्या प्रोडक्ट बेचती है वो यहाँ पे कंपनी ने डिस्क्लोज किया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद नए प्रोडक्ट ऑफरिंग्स क्या हैं, ये जो बेसिकली कंपनी बना रही है, तो ये कुछ कंपनी के नए प्रोडक्ट्स है बायोटेक्स के साथ। ग्लोबल रीच क्या है इनकी, 60+ कंट्रीज़ में यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काम होता है, और इनका जो प्रोडक्ट है 57% एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं पे जो वहाँ पे अंबरनाथ के अंदर यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ आने वाली है, और वहीं पे अगर आप देखोगे मलेशिया के अंदर यहाँ पे इनकी फैसिलिटीज़ है। अच्छा, उसके बाद कंसोलिडेटेड आप रेवेन्यू परफॉर्मेंस देख सकते हो। FY 17 से लेके अभी तक यहाँ पे जो कंपनी ने परफॉर्मेंस दी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। EBITDA के अंदर भी अभी अच्छी खासी ग्रोथ है, पैट मार्जिन के अंदर भी यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ है। अच्छा, अगर आप देखते हो यहाँ पे कंपनी की डेप्ट, तो टोटल डेप्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे 34 मिलियन है, और जो कंपनी के पास कैश पड़ा है वो लगभग अगर आप देखोगे 305 का कैश है। तो ओवरऑल यहाँ पे कंपनी जो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 339 मिलियन का है। तो यहाँ पे कंपनी के पास कैश ज़्यादा पड़ा है और डेप्ट कम है, और ये जो डेप्ट है 34 मिलियन, मतलब आप समझ गए, तो यहाँ पे 3 करोड़ रुपए 40 लाख रुपए है। तो ये बहुत ही कम अमाउंट है। ओवरऑल कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, और इतनी छोटी कंपनी अगर एक्सपेंड करती है तो यहाँ पे आपको समझना भी चाहिए थोड़ी बहुत चीज़ें तो होंगी। अच्छा, एक्सपेंशन के कारण कंपनी के अगर आप देखोगे बीच में यहाँ पे रिटर्न रेशोज थोड़े प्रॉब्लमेटिक आ गए थे, अभी भी रहेंगे। आई डोंट एक्सपेक्ट एनी हाई ROE एंड ROC, बिकॉज जब अगर कंपनी एक्सपेंशन मोड में तो उनका यहाँ पे ROE ROC थोड़ा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, ठीक है। वो अपन ROC में दिख भी रहा है अपने को। अच्छा, बाकी यहाँ पे जो कैश फ्लो फ्रॉम EBITDA, तो ये कुछ परसेंटेज दिया है, जो आप देख लो, जितना ज़्यादा होता है उतनी अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें हो रही है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने अभी अपने को देखना है यहाँ पे पीयर कंपैरिजंस।
तो यहाँ पे अगर आप पी रेशो की वैल्यूएशन देखोगे तो 32 का चल रहा है, ठीक है। और वहीं पे जो एसआरएफ का जो पी है वो भी लगभग 33 के आसपास चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशो एसआरएफ का भी 6 का है और ईवी टू इबिटा एसआरएफ का 20 का है। वहीं पे अगर आप देखोगे इनका ईवी टू इबिटा भी ज़्यादा है और यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशो भी एसआरएफ के बराबर है और पीईजी रेशो यहाँ पे 1 से ज़्यादा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अर्निंग्स यहाँ पे कम बढ़ रही है, प्राइस ज़्यादा बढ़ रही है। ओपीएम एनपीएम मैंने आपको बताया था इनका लगभग 16% के आसपास चल रहा है। तो यहीं पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ओपीएम जो उसका है बेसिकली एसआरएफ का 24-25% का है और उनका आरओई और आरओसी दोनों ही ज़्यादा है। वहीं पे डेब्ट टू इक्विटी में तो ठीक है, आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एक जो चीज़ अभी जो लग रही है एज ऑफ नाउ यहाँ पे कंपेयर अगर आप देखोगे तो ये वैल्यूएशन ज़्यादा है। बट इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल रीज़न अपने को भी समझना चाहिए, ये ग्रोथ कंपनी है। ग्रोथ कंपनीज के अंदर हमेशा जो वैल्यूएशंस रहेंगे वो थोड़े पीक रहेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी जो एक साल का भी अगर अपन चार्ट देखते हैं पी का, तो प्राइस टू इक्विटी रेशो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये कंपनी अगर आप देखोगे ओवर वैल्यूड तो आप नहीं कह सकते, बट यहाँ पे अब ये अंडर वैल्यूड भी नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन बाकी ये सब चीज़ें कंपेयर कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखते हो तो अपना बात आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चल रहा है, प्रमोटर्स ने बिल्कुल अपना स्टेक बढ़ाया है। प्रमोटर्स ने बीच में यहाँ पे दिसंबर 20 में अपना बहुत ज़्यादा स्टेक बेच दिया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। डीआईआईस का स्टेक यहाँ पे स्टेबल है, पब्लिक के अंदर यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। पब्लिक में अगर आप देखते हो तो ये अपना पब्लिक का जो स्टेक है, पब्लिक में कोई बड़ा आदमी है नहीं और ये सुरेंद्र कुमार टिब्रे वाला है, उनका स्टेक लगभग उन्होंने ही सबसे ज़्यादा बेचा था बीच में। अब यहाँ पे उन्होंने वापस बाइंग स्टार्ट करी है। सो दिस नीड्स टू बी सीन कि यहाँ पे आने वाले टाइम में ये इंटरेस्टिंग क्या चीज़ें हो सकती है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना बढ़ने के बाद ये कंपनी के मूविंग एवरेजेस अगर आप देखोगे टेक्निकली तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय दिखा रहा है, बट अभी रिसेंट में मार्केट गिरने के कारण अभी ये अपने ना बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास ही चल रहा है। 104 अगर आप देखोगे इसका भाव चल रहा है, 100 रुपये इसका एक रेजिस्टेंस था, उसके आसपास चल रहा है। 113 का मेन रेजिस्टेंस है, वो बिल्कुल क्रॉस करना है। अगर वो यहाँ पे कंपनी क्रॉस कर पाती है तो यहाँ से आपको फिर 150 रुपये के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाइंग रेंज क्या रहेगी, बाइंग रेंज यहाँ पे जो रहेगी वो रहेगी अपने 90 से लेके 100 रुपये के बीच में, ठीक है। 100 रुपये के अंदर एक बार अगर स्टॉक आता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है तो मैं 100 रुपये के अंदर एक बार चला जाता है तो मैं आपको बोलूँगा आप थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक वापस एक है ना जो वापस डाउन साइड दिखा है तो वो बियरिश जोन ना आ जाए, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स वगैरह तो बढ़ ही रहे हैं और जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो एक अगर आप देखोगे तो शॉर्ट यहाँ पे अपना है ना एक राउंड बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट होता है 104 पे, ठीक है। बट अगर अपन चार्ट को और लंबा करें अपना तो यहाँ पे एक लॉन्ग बॉटम, यहाँ पे जो लॉन्ग राउंड बॉटम फॉर्मेशन आप कह सकते हो टाइप ऑफ अ राउंड बॉटम फॉर्मेशन है। अब यहाँ से आपको टारगेट अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं, बट मैं अभी भी आपको बोलूँगा यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड बिल्कुल बराबर का है। सबसे पहला अपना जो बाइंग रेंज अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो 90 से 90, 95 और 100 के बीच में आप यहाँ पे बाय करें, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अपने को 100 रुपये का ऊपर यहाँ पे अगर 105 यहाँ पे क्रॉस कर पाता है, 105 या फिर 110 वाले जो लेवल्स क्रॉस करता है, उसके बाद यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप एंटर किया जा सकते हैं। टारगेट्स क्या देखने को मिल सकते हैं, पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 150 रुपये का T1, उसके बाद जो T2 रहेगा अपना वो रखेंगे अपन 200 रुपये का, ठीक है। और 200 और फिर 212 यहाँ पे अपन T3 रखेंगे जो अपना एक फाइनल टारगेट रहेगा। अच्छा, ये सारे लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट्स है। और अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म के लिए पूछता है तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे क्या एग्जिट पोजीशन रहेगी, 125 से 130 के बीच में यहाँ पे एक एग्जिट पोजीशन रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। अभी यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड बराबर ही है, बट इस कंपनी को आप यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में रडार पे रख सकते हो, ताकि यहाँ पे क्या होगा कि जब भी बाजार गिरता है तो आप इसमें एक एंट्री ले सकते हो। और अगर आप केमिकल इंडस्ट्री पे यहाँ पे प्रॉक्सी बनना चाहते हो तो ये कंपनी हो सकती है जो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे टेक्सटाइल के लिए यहाँ पे टेक्सटाइल के साथ यहाँ पे इसको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा का पूरा एनालिसिस फिनोटेक्स केमिकल पे, जो कि यहाँ पे हो सकती है कंपनी नेक्स्ट एसआरएफ, बट वैल्यूएशन अब यहाँ पे बराबर हो चुके हैं एसआरएफ और इसके। बट यहाँ पे ये है ग्रोथ कंपनी, तो अभी अगर आप देखोगे तो ये अर्निंग ग्रोथ जैसी ज़्यादा डालेगी तो जैसी ज़्यादा अर्निंग पोस्ट करेगी इसका पी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो उस तरह की चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी और थोड़ा रिस्की बैट है, बट यहाँ पे आप कर सकते हो एसआरएफ के साथ आप थोड़ा क्वांटिटी अगर इसको ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे हमेशा यहाँ पे प्रॉफिट ही रहेगा, क्योंकि एसआरएफ
एसआरएफ से आपको हेजिंग मिल जाएगी और फिनोटेक्स से आपको ग्रोथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। और अगर आप किसी ने एसआरएफ होल्ड कर रखा है तो अपने थोड़े बहुत गेंस जितना पैसा तो फिनोटेक्स में लगाया जा सकता है। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी स्टॉक से रिलेटेड अगर आपको बाकी अपडेट्स यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। जब जब भी कोई अपडेट आएगा, टारगेट प्राइस वगैरह रिवाइज करनी रहेगी या स्टॉप लॉस वगैरह मैं जनरली देता नहीं हूँ, बिकॉज बड़ी कंपनियों में और एक अच्छी कंपनियों में हम लोग कभी स्टॉप लॉस वगैरह देते नहीं है। वी डोंट वांट एनीबॉडी टू बुक लॉसेस इन अ गुड कंपनीज, सो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स। तो उसमें अगर कोई अपडेट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो और ट्विटर वगैरह पे भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।